Okay, so we were talking about the classification of कोलिनेटिक एगोनिस्ट। ठीक है, उसमें हमने ये देख लिया था कि एक डायरेक्ट एक्टिंग होंगे जो सीधे जाकर मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड होंगे और उसकी एक्टिवेशन करा देंगे, उन्हें वो वाले इफेक्ट दे देंगे जो कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की एक्टिवेशन से हमें मिलता है। उसके बाद हमने देखा था इनडायरेक्ट एक्टिंग होंगे, उसके अंदर दो होंगी, एक होंगी रिवर्सिबल, दूसरे होंगे इरिवर्सिबल। और लास्ट में हमने देखा था कि अगर एसिटाइलकोलिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो फिर हम एसिटाइलकोलिन एस्टरेज को दोबारा से रीएक्टिवेट कराते हैं। तो उसके लिए जो रीएक्टिवेटर्स हैं वो उनमें एक ही ड्रग आती है, दैट इज़ प्रेलिडोजाइम। ठीक है, तो इनडायरेक्ट एक्टिंग के अंदर भी आगे दो कंपोनेंट्स होंगे, इसको हम साइड पर कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो जो डायरेक्ट एक्टिंग होंगे उसके अंदर दो चीज़ें होंगी, एक होंगे एल्कलॉइड्स होंगे और एक होंगे ईस्टर्स होंगे। ठीक है, ईस्टर्स का मतलब यह है कि उन ड्रग्स के स्ट्रक्चर के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा दूसरा सेकंड कंपोनेंट होगा जिसने ईस्टर बॉन्ड बनाया होगा। ठीक है, कोलिन के साथ। तो इसके अंदर हम देखेंगे एक होते हैं कोलिन ईस्टर्स होंगे और दूसरे क्या होंगे, एल्कलॉइड्स होंगे। ठीक है, तो जो ईस्टर्स होंगे उसके अंदर हमारे पास चार ड्रग्स आएंगी, एसिटाइलकोलिन, बेथानिकोल, कार्बाकोल एंड मेथाकोलिन। तो इसके अंदर मेनली आएंगी चार ड्रग्स आएंगी, एसिटाइलकोलिन, बेथानिकोल, कार्बाकोल एंड मेथाकोलिन। और जो हमारे पास एल्कलॉइड्स होंगे उसके अंदर सिर्फ दो ड्रग्स आएंगी, दैट आर पाइलोकार्पिन्स एंड निकोटीन। ठीक है, एंड निकोटीन। तो ये दो ड्रग्स इसके अंदर मेन होंगी। उसके बाद जो इनडायरेक्ट एक्टिंग होगी, इनडायरेक्ट एक्टिंग के अंदर इसके अंदर दो क्लासेस होंगी, वन इज इरिवर्सिबल एंड सेकंड इज रिवर्सिबल। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि एक जो अगर वो बाइंड हो जाएगी आकर, या अगर उसका इफेक्ट आना शुरू हो गया आफ्टर स्पेसिफिक टाइम, तो उसको रिवर्स करना मुश्किल हो जाएगा। एक होगी इरिवर्सिबल क्लास और दूसरी होगी रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आएंगी और इरिवर्सिबल के अंदर कौन सी ड्रग्स आएंगी। जो रिवर्सिबल होगी उसके अंदर एंड्रोफोनियम, एड्रोफोनियम, न्यूस्टिग्मीन, फाइजोस्टिग्मीन, if I'm not wrong, yes, फाइजोस्टिग्मीन एंड पाइरिडोस्टिग्मीन। और जो हमारे पास इरिवर्सिबल होंगी उसके अंदर हमारे पास मेनली एक ही ड्रग आएगा, दैट इज़ इकोथायोफेट।
इट इज़ इकोथायोफिल। ठीक है, तो ये इनकी मेजर एसिडिक क्लासिफिकेशन है। उसके बाद कैटसन से भी इनकी हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। इनमें भी एक डायरेक्ट एक्टिंग होगी, उसके अंदर उन्होंने इसको क्लासिफाई किया हुआ है, वो कोलिनिस्टेरेज एल्कलॉइड्स हैं और निकोटीनिक के बेस पर। ठीक है, और इसका दूसरा ग्रुप है इनडायरेक्ट एक्टिंग, जिसके अंदर इन्होंने शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और रिवर्सिबल के बेस पर किया हुआ। तो ये जो है, ये जो पहले दोनों हैं जिसके अंदर इन्होंने लिखा हुआ है कि जी ये शॉर्ट एक्टिंग है और इंटरमीडिएट एक्टिंग है, तो ये दोनों ही रिवर्सिबल है। ठीक है, ये रिवर्सिबल है। और ये जो नीचे वाली है ऑर्गेनोफॉस्फेट जिसके अंदर है, ये इरिवर्सिबल है। और उसके बाद अल्जाइमर की ड्रग्स भी अलग से दी हुई हैं, जो कि बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, उसमें मेरे कुछ इतना करने वाला नहीं है। तो एसिटाइलकोलिन, अच्छा ये सारा उन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया हुआ है, लेकिन ये तब हमें समझ आएगा जब हम नीचे से ड्रग्स को पढ़ लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट से, जहाँ पर सबसे पहले हमने पढ़ना है एसिटाइलकोलिन को। ठीक है, इनके सिर्फ अगर आप ये टेबल भी करते जाएंगे ना, तो आपको अगर इनको याद रख लेंगे तो इनसे एमसीक्यूज एससीक्यूज सारा कुछ कवर हो जाएगा। तो एसिटाइलकोलिन को हम पढ़ लेते हैं। एसिटाइलकोलिन जो है वो एक क्लास क्वाटर्नरी अमाइन से, अच्छा एक छोटी सी चीज़ है करने वाली, उसको ना हम पहले साइड पे कर लेते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होती हैं ड्रग्स, होती हैं क्वाटर्नरी अमाइन होती हैं, और कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो टर्शरी अमाइन होती हैं। ठीक है, अब इनके अंदर आप जब ये स्पेशली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एगोनिस्ट पढ़ रहे होंगे ना, तो उसके अंदर आपको बार बार ना ड्रग्स के साथ लिखा होगा दैट इट इज़ टर्शरी अमाइन, इट इज़ क्वाटर्नरी अमाइन। तो उसको देख के कहते ना कन्फ्यूज़ नहीं होना, ना ही को उसमें इतनी रॉकेट साइंस है। बट अगर आप ये याद रखेंगे कि क्वाटर्नरी कौन सी होती है और टर्शरी कौन सी होती है, तो उससे ना आपको कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि याद रह जाएंगी, जो कि आपको एमसीक्यूज़ के लिए काम आएंगी। जैसे कि जो क्वाटर्नरी अमाइन ड्रग्स होती हैं ना, उनके अंदर, उनके स्ट्रक्चर के अंदर पॉजिटिव, मतलब एक तो उनके साथ वो ड्रग खुद होगी ना, और दूसरा उसके साथ ना नाइट्रोजन, एमाइन है ना, तो दूसरा उसके साथ ना नाइट्रोजन लगा होगा और उसके ऊपर चार्ज होगा। और जो टर्शरी अमाइंस होगी ना, उनके अंदर क्या होगा, ड्रग होगी साथ, उसके साथ नाइट्रोजन लगा होगा, बट उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। तो जो होती हैं क्वाटर्नरी अमाइन होती हैं, दे आर चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, दे आर चार्ज ड्रग्स, और मोस्टली कौन सी होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। जो टर्शरी अमाइंस होती हैं वो न्यूट्रल होती हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं होता। उसके बाद ये जो होती हैं वेल एब्जॉर्ब्ड होती हैं, जो कि टर्शरी अमाइन होती है वेल एब्जॉर्ब होती हैं, लेकिन जो क्वाटर्नरी अमाइन होते हैं दे आर पुअरली एब्जॉर्ब। अब इसकी रीज़न भी हम अभी पढ़ लेते हैं। और जो टर्शरी अमाइंस होते हैं दे आर वेल एब्जॉर्ब फ्रॉम देयर साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, चाहे वो आप ओरल दे रहे हो या किसी भी रूट से दे रहे हो। उसके बाद ये क्या होती हैं, इनका एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जो क्वाटर्नरी अमाइंस होती हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती, और यही मेन पॉइंट होता है कि दे कांट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, जो कि एमसीक्यूज़ के अंदर आता है। ठीक है, जिससे आपको पता चलता है कि इस ड्रग का सीएनएस का एडवर्स इफेक्ट आ सकता है या नहीं आ सकता। और दूसरा टर्शरी अमाइंस होते हैं दे कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसी ड्रग जिसके ऊपर चार्ज है, ठीक है, तो उसके लिए उस ड्रग के लिए जिसके ऊपर चार्ज है, उसके लिए लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करना मुश्किल है। ठीक है, डिफ़िकल्ट टू क्रॉस लिपिड, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ना लाइक डिज़ोल्व लाइक, तो उसके अंदर ये था कि जो पोलर्स होते हैं वो पोलर के अंदर डिज़ोल्व होते हैं, जो नॉन पोलर होते हैं वो नॉन पोलर के अंदर डिज़ोल्व होते हैं। तो क्योंकि लिपिड बाई लेयर जो होती है वो नॉन पोलर होती है, तो ऐसी ड्रग जिसके ऊपर चार्ज होगा उसके लिए लिपिड बाई लेयर में से क्रॉस करना, अब वो किसी भी टिश्यू की हो सकती है, या वो जिस साइट पे आपने एडमिनिस्टर किया ड्रग वहाँ से उसको क्रॉस करने के लिए मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, तो वो वाली मेम्ब्रेन भी हो सकती है, वो वाली लिपिड बाई लेयर भी हो सकती है। तो इन जनरल इसके लिए लिपिड बाई लेयर को क्रॉस करना मुश्किल होता है।
और ब्लड ब्रेन बैरियर हमें पता है कि वो पहले थोड़ा टाइट होता है, तो इसलिए जो चार्ज ड्रग होगी ना वो लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं करेगी, तो इस वजह से वो ब्रेन में नहीं जा सकेगी। और जो टर्शरी अमाइंस होती हैं उन पे क्योंकि चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होती हैं, तो वो ईजिली जो होती हैं वो उसको कर सकती हैं, लिपिड बाइलेयर को क्रॉस कर सकती हैं, और उससे क्या होगा, वो ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर जा सकती हैं। तो जो टर्शरी अमाइंस होंगी ना इनका आपको सीनस पे इफेक्ट नज़र आएगा, बट क्वाटरनरी का कोई इतना ख़ास नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब जब आपको पता चल गया ना कि क्वाटरनरी ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं और उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मेन उनकी ये प्रॉपर्टी है कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती हैं या नहीं कर सकती, ठीक है। तो आपने ये याद रखना कि जो क्वाटरनरी होंगी दे कांट, और टर्शरी जो होंगी दे कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। आपने क्यू से और कांट से याद रखना है। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं ड्रग्स को। एसिटाइलकोलिन ये क्वाटरनरी अमाइन है, इसका मतलब क्या हुआ, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती, ठीक है। ये नीचे आपको नज़र भी आ रहा होगा। उसके बाद जो है ये मस्कुरिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स को बाइंड कर सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे आपको पता चलेगा कि अगर आप एसिटाइलकोलिन दोगे पेशेंट को तो उसके मस्कुरिनिक रिसेप्टर्स भी एक्टिवेट होंगे और निकोटिनिक भी। और ये जब हम एंड पे टेबल को रिवीजन करेंगे तो उसमें लिखा होगा कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो मस्कुरिनिक हैं, कौन सी हैं जो निकोटिनिक, और कौन सी हैं जो दोनों रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करने की कैपेबिलिटी रखती हैं। ऑनसेट इसका जो होता है वो बहुत रैपिड होता है, 5 to 30 सेकंड्स के अंदर ये अपने इफेक्ट शो करा देती है। क्लिनिकल यूज़ में ये होता है कि जैसे ऑप्थेल्मिक सर्जरी, यानी कि हमें पता है कि जो पैरासिम्पथेटिक ड्रग्स जितनी भी होती हैं वो सारी मियोसिस कॉज कराती हैं। तो अगर आप एसिटाइलकोलिन को टॉपिकली देंगे, यानी कि आइज़ के ऊपर ही लोकल एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे ये मियोसिस कॉज कराएगी, रैपिड मियोसिस होगी। और ये ऑप्थेल्मिक सर्जरीज़ के अंदर जो आइज़ की सर्जरी होती है उसके अंदर जब आप ये चाहते हो कि पेशेंट जो है वो उसके पिपल जो हैं वो किसी एक पॉइंट पे फोकस रहें, तो उसके लिए फिर आप ऐसे ड्रग्स देते हो जो कि मियोसिस कॉज कराएं। तो इस टेलकुलिन का एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट क्या होता है कि ये मियोसिस कॉज कराती हैं, ये रैपिडली डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिसकी वजह से मैंने स्टार्ट में कहा था कि क्लिनिकली इफेक्टिव नहीं है। तो ये इसीलिए इफेक्टिव नहीं है क्योंकि ये जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके डिफ्यूज़ इफेक्ट्स आते हैं, मीन्स कि अगर आप एसिटाइलकोलिन दोगे तो आपकी बॉडी के अंदर ये ज़्यादा सारी जगहों को वो एक्टिवेट करा देगी, क्योंकि ये मस्कुरिनिक भी है और निकोटिनिक भी है, तो इस वजह से इसके डिफ्यूज़ इफेक्ट्स आएंगे। ये सिलेक्टिव नहीं होगी, सिलेक्टिव वो ड्रग होती है ना जो किसी एक रिसेप्टर को जाके एक्टिवेट करती है, और एक मस्कुरिनिक रिसेप्टर में से भी किसी एक सब टाइप को जाके एक्टिवेट करेगी, तो ये सिलेक्टिव नहीं होती, ये नॉन सिलेक्टिव होती है। एक्शन जिसके वही हार्ट पे आ रहे हैं, गट पे आ रहे हैं, रेस्पिरेटरी पे, आइज़ पे, ब्लडर पे, यानी कि सारे ही मस्कुरिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर इसके इफेक्ट आ रहे हैं। तो आपने जनरली बस वही वाले इफेक्ट लिखते हैं जो कि पैरासिम्पैथेटिक की एक्टिवेशन से आ सकते हैं। हमें पता है कि पैरासिम्पैथेटिक ब्रैडीकार्डिया कराता है, आउटपुट कम करा देता है। वेसल्स के ऊपर पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन का यही इफेक्ट होता है कि डायलेशन हो जाती है, ठीक है। और हमें पता है कि वेसल्स के अंदर कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, M3 रिसेप्टर्स होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि M3 रिसेप्टर्स जो हैं ये स्मूथ मसल्स के अंदर होंगे और हमारी वेसल्स के अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं। तो इस वजह से एसिटाइलकोलिन M3 रिसेप्टर्स को जब एक्टिवेट कराएगी तो वेजोडाइलेशन करा देगी और मसल्स की भी रिलैक्सेशन कराएगी। तो दोनों चीज़ें जो हैं वो हमारे बीपी को ड्रॉप करेंगी। गट के अंदर सलाइवेशन कराएगी, गैस्ट्रिक एसिड की सेक्रेशन कराएगी, रेस्पिरेटरी के अंदर ब्रोंकोकोस, यानी कि वो सारी चीज़ें जो कि पैरासिम्पैथेटिक की एक्टिवेशन से हो रही हैं वो सारी ही एसिटाइलकोलिन की एक्शन देंगी। उसके बाद एक वार्निंग क्या होती है कि जब वेजोडाइलेशन हो जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगी, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, जब आपका बीपी ड्रॉप होने लगेगा तो आपके फ़ौरन से जो बैरो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट होंगे और वो क्या करेंगे, वो बीपी को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। तो उससे क्या होगा, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होगा, जो कि कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है जो कि बॉडी को, हमारे जो ब्लड को है उसके बीपी को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। तो एसिटाइलकोलिन की एडमिनिस्ट्रेशन से पहले तो वेजोडाइलेशन होगी, उसके बाद बैरो रिसेप्टर्स जो होंगे वो ट्रिगर होंगे और कंपनसेटरी टैकीकार्डिया होगा। तो इसका ये दूसरी ड्रग है हमारे पास मिथैनिकॉल। मिथैनिकॉल जो है वो कार्बामोइल ईस्टर है। ईस्टर हमने ऊपर पढ़ा था ना कि डायरेक्ट एक्टिंग की जो दो क्लासेस होती हैं, एक उसके अंदर होती है कोलिन ईस्टर्स होते हैं और दूसरे एल्कोलॉइड होते हैं। तो ईस्टर्स के हमने अंदर पढ़ा था मिथैनिकॉल, और मैंने कहा था कि कोलिन ईस्टर्स का मतलब ये है कि इस कोलिन के साथ कोई और ऐसा केमिकल आके लगेगा या ऐसा कंपाउंड आके लगेगा जो कि ईस्टर बॉन्ड बना देगा। तो इसका मतलब है कि मिथैनिकॉल के स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो कोई ऐसा एसिड होना चाहिए, कोई ऐसा कंपोनेंट होना चाहिए जो कि ईस्टर बॉन्ड बना रहा हो। तो इधर उन्होंने लिखा हुआ है कि मिथैनिकॉल जो है वो कार्बैमिक एसिड होता है उसके अंदर, फिर इस मिथैनिक जैसे
ठीक है। तो कार्बामोइल ईस्टर जो होता है उसके साथ कोलिन ने बॉन्ड बनाया था, और ये इतनी याद रखने वाली चीज़ नहीं है, बट ये बस बताने वाली चीज़ है कि ये कार्बामोइल कंपाउंड है, क्वाटर्नरी नेचर है। इसका मतलब क्या हुआ, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा। इसका क्या इफेक्ट है, ये सिर्फ मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, आप इसको MBA से याद कर सकते हैं। ठीक है, बिथैनिकॉल है तो ये मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगी सिर्फ। उसके बाद है एसिटाइलकोलिन हाइड्रोलिसिस इनकी नहीं करा सकता, क्योंकि जो कार्बनिक एसिड होता है वो रेजिस्टेंट होता है टूवर्ड्स एसिटाइलकोलिन एस्टिडेज। लिपिड सॉल्युबल नहीं है, CNS के अंदर नहीं जाएगी, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये क्वाटर्नरी अमाइन है तो ये CNS के अंदर नहीं जाएगी। उसके बाद है इसका रूट कौन सा होता है, ओरल और सबकट होता है। ठीक है, आप इसको बॉस से याद रख सकते हो इसके रूट को, इट्स बिथैनिकॉल। आप इसको ओरल दे सकते हो और सबकट दे सकते हो। ठीक है, सॉरी इसको यहाँ पे नहीं लिखना है। अच्छा, और इसको हम IV और IM नहीं दे सकते, क्योंकि ये CVS पे इसका इफेक्ट आता है। ड्यूरेशन 1 और होता है। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो इसका यही है कि ये, हाँ, इसका जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट है वो हमारे ब्लैडर पे आता है और हमारी गट पे आता है। ठीक है, एंड गट, ब्लैडर के अंदर ये क्या कराएगा, वही जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कराता है, कॉन्ट्रैक्शन कराएगा और यूरिनेशन करेगा। और गट के अंदर वही होगा कि जो पैरासिम्पैथेटिक की एक्टिवेशन से हो सकता है कि मोटिलिटी ज़्यादा हो जाएगी और GI के मसल्स की टोन ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद इसका थेरेप्यूटिक यूजेज यही है कि ये यूरिनरी रिटेंशन में यूज़ होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर की वर्ड होगा नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। कभी भी ऑब्स्ट्रक्टिव जो यूरिनरी रिटेंशन होगी ना, उसके अंदर हम बिथैनिकॉल अगर दे भी देंगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर तो एक फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन आई हुई है ना, तो इस वजह से वो यूरिन पास नहीं हो रहा। लेकिन जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव होंगे, जैसे कि पोस्टमार्टम जो होता है पीरियड, उसके अंदर अगर यूरिनेशन जो है वो नहीं हो रही, या जो जब हम प्रोस्टेट को रिमूव करते हैं, ठीक है, जब प्रोस्टेटेक्टमी होती है, सॉरी, जब प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ जाता है, जब BPH हो जाता है, तो उस टाइम पर अब BPH जो है वो फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं कॉज करा रहा, वो सिर्फ इधर उधर से दोनों साइडों से यूरिनरी ट्रैक के ऊपर प्रेशर डाल होता है, जिसकी वजह से यूरिनरी रिटेंशन हो रही होती है। तो जब हम बिथैनिकॉल देंगे तो वो थोड़ा सा इसके मसल्स को रिलैक्स कर देगा, यूरिनरी ट्रैक के मसल्स को, तो जो होगा यूरिन पास हो जाएगा। तो BPH जो है उसकी वजह से अगर आपको यूरिनरी रिटेंशन हो रही है तो उसके अंदर बिथैनिकॉल इफेक्टिव है। और न्यूरोजेनिक ब्लैडर, जिसके अंदर आपके ब्लैडर के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, बट जो नर्व सप्लाई है ना वो इतनी कम है, या उसके अंदर कोई डिफेक्ट है जिसकी वजह से यूरिन पास नहीं रहा, तो उसके अंदर आप बिथैनिकॉल दे सकते हो। और पैरालिटिक इलियस मतलब आपकी गट की जो मसल्स हैं वो पैरालाइज्ड हो गए हैं, तो आप अगर बिथैनिकॉल दोगे तो उससे क्या होगा, मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी और GI की जो मोटिलिटी होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, तो आप पैरालिटिक इलियस के अंदर दे सकते हो। तो बिथैनिकॉल के ये दो मेन यूजेज हैं, सिर्फ ये दो ही हैं। एसिटाइलकोलिन के क्या थे, ऑप्थेल्मिक सर्जरी के अंदर यूज़ हो रहा था, और बिथैनिकॉल के क्या है कि यूरिन के अंदर और गट के अंदर यूज़ हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद बिथैनिकॉल का एक वार्निंग क्या होती है, जो नीचे टेबल्स लिखे हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, हर ड्रग के नीचे कोई ना कोई उसकी वार्निंग, उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट लिखा हुआ है, तो उसके अंदर हमने ये नहीं देनी होती। बिथैनिकॉल जो होता है वो M3 की एक्टिवेशन कराता है ना, तो अभी हमने कहा था कि M3 रिसेप्टर जो होते हैं वो हमारे स्मूथ मसल के अंदर होते हैं, तो हमारी गट के अंदर भी हैं, ब्लैडर के अंदर भी हैं, आइज़ के अंदर भी हैं, हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर भी हैं। तो हम नॉर्मल पेशेंट्स को अगर दे देंगे तो वो तो इस चीज़ को बेयर कर लेंगे कि उनकी अगर थोड़ी सी कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर तो इट्स ओके। बट जो एस्थमा के और COPD के पेशेंट्स होंगे उनके अंदर हम बिथैनिकॉल नहीं देंगे, क्योंकि उनके पहले ही वेसल्स, सॉरी, जो वो ट्रैक है, पूरी रेस्पिरेटरी ट्रैक जो एयरवेज हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट हुई हुई हैं, तो वो तो और जाकर बिथैनिकॉल जो है उनको और कॉन्ट्रैक्शन कराएगा एयरवेज की, तो उससे ब्रोंकोस्पैज़म हो जाएगा मसल्स का, तो जो ब्रोंकियल मसल्स हो गए उनका, तो इस वजह से हम एस्थमा और COPD के पेशेंट्स के अंदर नहीं देते। और दूसरा ये है कि अगर हम इसको बिथैनिकॉल अगर हमने दे दी है, ठीक है, और उससे एस्थमा की सिम्टम्स आने लगे हैं, तो फिर हम उसको
रिवर्स करने के लिए क्या देंगे, एट्रोपिन देंगे। ठीक है, मोस्टली जो डायरेक्ट एक्टिंग होंगी ना, आप देखेंगे जैसे फाइजोस्टिग्मीन वगैरह है, तो अगर इनकी टॉक्सिसिटी हो जाए ना तो हम मोस्टली एट्रोपिन ही एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, या अगर अमीकोथायोफेट दे रहे हैं और उसकी टॉक्सिसिटी हो गई तो हम उसमें भी एट्रोपिन ही देंगे, क्योंकि एट्रोपिन जो होती है वो एंटागोनिस्ट होती है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट का, यानी कि वो इनके इफेक्ट्स को कैंसिल कर रही होती है एट्रोपिन। उसके बाद थर्ड ड्रग है हमारे पास कार्बाकोल। कार्बाकोल जो होती है वो भी क्वाटर्नरी अमाइन होती है। पहले तीनों ड्रग जो हमारे पास वो क्या है, क्वाटर्नरी अमाइन है। इसका इफेक्ट किस पे होता है, दोनों पे होता है, मस्कुरिनिक रिसेप्टर पे भी होता है और निकोटिनिक रिसेप्टर पे भी होता है। ठीक है, और इसको हम यूज़ किसके लिए करते हैं, हम इसको यूज़ करते हैं आइज़ के अंदर, ऑप्थेल्मिक यूजेस के अंदर करते हैं। इससे हम क्या कराएंगे, मियोसिस ही कराएंगे। अपनी ड्रियासिस तो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होने से रही, तो जहाँ पे भी आएगा ना कि ऑप्थेल्मिक सर्जरी के अंदर यूज़ हो रहा है, आइज़ की सर्जरी के अंदर यूज़ हो रहा है कोई भी ड्रग जो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट इन नेचर है, तो हमें फ़ौरन से पता चल जाना चाहिए कि वो क्या करा रहे हैं, अब उसके लिए यूज़ हो रहे हैं, या तो ग्लूकोमा के लिए यूज़ हो रहे हैं या फिर वो मियोसिस के लिए यूज़ हो रहे हैं। दूसरा, ये गैंग्लिया को स्टिमुलेट यानी कि निकोटिन, क्योंकि अभी हमने कहा है ना मस्कुरिनिक भी इफेक्ट है इनका, निकोटिनिक भी है। तो निकोटिनिक रिसेप्टर में पता है गैंग्लिया के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, मेडुला के अंदर भी होते हैं, सीएनएस के अंदर भी होते हैं, तो इस वजह से ये इनको भी एक्टिवेट करा सकती है। इसका यूज़ क्या होता है, जो कार्बाकोल है ये जाकर हमारे इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो होता है उसको कम करती है, यानी कि ड्रेनेज ज़्यादा कराती है। ऐसे लोग, अगर आपने पैथोफिजियोलॉजी में ग्लूकोमा पढ़ लिया होगा तो आपको पता होगा कि जो ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है उसके अंदर क्या होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो होता है वो हाई हुआ होता है, तो उसको ये कम कराती है। और जो पहले ही फ्लूइड ज़्यादा हो चुका है आइज़ के अंदर, इंट्राओकुलर फ्लूइड जो है ज़्यादा हो चुका है, तो उसके आउटफ्लो को ज़्यादा करा देती है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका ग्लूकोमा जो होगा वो समहाउ ट्रीट हो जाता है। और दूसरा इसका इफेक्ट क्या होता है मियोसिस पर। एक तो ये ओपन एंगल ग्लूकोमा के अंदर एक्वस आउटफ्लो को ज़्यादा कराएगी, इंट्राओकुलर जो फ्लूइड था उसको ज़्यादा, उसकी ड्रेनेज को ज़्यादा कराएगी, सॉरी उसको फ्लूइड को ज़्यादा नहीं कराएगी, उसकी ड्रेनेज को ज़्यादा कराएगी। और दूसरा ये मियोसिस कॉज कराएगी। तो ये उन पेशेंट्स के अंदर यूज़ होती है जो कि पाइलोकार्पिन और फाइजोस्टिग्मीन उनके अंदर उनका इफेक्ट नहीं आ रहा होता, यानी कि ऐसे पेशेंट जिनको ग्लूकोमा है और आप उनको पाइलोकार्पिन भी दे रहे हैं, फाइजोस्टिग्मीन भी दे रहे हैं, बट कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, तो आप उनको कार्बाकोल दें तो उससे क्या होगा, थेरेपेटिक इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। इसके अंदर वार्निंग क्या है कि स्पैज्म ऑफ अकोमोडेशन, यानी कि ये ड्रग जब आप देंगे ना तो आपकी जो विजन होगी वो नियर डिस्टेंस पे वो हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, जब तक उस ड्रग का इफेक्ट रहेगा, कार्बाकोल का जब तक इफेक्ट रहेगा तब तक आप दूर की चीज़ों को क्लियरली नहीं देख सकोगे। ठीक है, तो इसका एक इफेक्ट ये होता है कि इससे आइज़ जो होती हैं दे कैन नॉट फोकस ऑन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद क्या होगा कि नेक्स्ट ड्रग हमारे पास पाइलोकार्पिन है। पाइलोकार्पिन को हम एमरजेंसी ग्लूकोमा के अंदर दे सकते हैं, स्पेशली जो क्लोज्ड एंगल होते हैं, क्योंकि वो एक एमरजेंसी सिचुएशन होती है, तो उसके अंदर हमें जल्दी से जल्दी इंट्राओकुलर प्रेशर कम करना होता है, ड्रेनेज ज़्यादा करानी होती है, तो उसके लिए हम पाइलोकार्पिन दे सकते हैं। लेकिन जिन पेशेंट्स के अंदर पाइलोकार्पिन इफेक्टिव नहीं है, इफेक्ट नहीं दे रही, तो उनके अंदर फिर हम क्या देंगे, कार्बाकोल ही देंगे। तो पाइलोकार्पिन जो है ये टर्शरी अमाइन है, इसका मतलब क्या हुआ, ये ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर उसको क्रॉस करेगी और सीएनएस के अंदर जाएगी। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या होता है, इसको आप एमपीए से याद रख सकते हैं कि ये सिर्फ मस्कुरिनिक इफेक्ट आपको देगी, और दैट इज एक्स्ट्रा और एडिशनल। आपने बस ये याद रखना कि मस्कुरिनिक है और ड्रग कौन सी है, पाइलोकार्पिन, तो इसका इफेक्ट सिर्फ मस्कुरिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर होगा। ठीक है, उसके बाद है ठीक है, ये सारा कुछ हो गया। इसके हमने नीचे देखना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि ये क्या क्या करा सकती है। मियोसिस कराएगी, आइज़ के ऊपर इसका ज़्यादा इफेक्ट होता है, और इंट्राओकुलर प्रेशर कम कराएगी, यानी कि कैनाल ऑफ श्लैम। अगर आपने ग्लूकोमा पैथोफिजियोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा और आपने आइज़ की एनाटमी पढ़ी होगी, तो उसके अंदर एक कैनाल ऑफ श्लैम होती है जो कि जहाँ से ड्रेनेज हो रही होती है। तो अगर कुछ पेशेंट्स जिनके अंदर जो वो है एक्वस फ्लूइड है, उसकी फॉर्मेशन नॉर्मल है, वो नॉर्मल अमाउंट में ही बन रहा है, बट ड्रेनेज नहीं हो रही क्योंकि कैनाल ऑफ श्लैम बंद है, तो उन पेशेंट्स के अंदर कैनाल ऑफ श्लैम को ओपन करने के लिए जो हम ड्रग देंगे वो होगी पाइलोकार्पिन। तो वो कैनाल ऑफ श्लैम को ओपन करेगी, जिससे क्या होगी, ड्रेनेज होगी वो ज़्यादा होगी और इंट्राओकुलर प्रेशर कम हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट ये ग्लूकोमा के पेशेंट्स के अंदर यही मसला होता है कि उनका इंट्राओकुलर प्रेशर जो होता है वो राइज हुआ होता है, तो उसको ये कम कर देगी तो ग्लूकोमा ट्रीट हो जाएगा। और ये एमरजेंसी है, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे बोल्ड करके लिखा हुआ है। तो जो एमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा है उसके लिए हम पाइलोकार्पिन देंगे, ठीक है। ये ओपन एंगल में भी काम करती है और ये क्लोज एंगल में भी काम करती है, ठीक है। उसके बाद ये जीरोस्टमिया, क्योंकि ये स्लाइवेशन करा रही है, तो जीरोस्टमिया ऐसे पेशेंट जिनके अंदर ड्राई माउथ और स्लाइवा की सेक्रेशन नॉर्मल नहीं हो रही होती है, तो उनके अंदर हम पाइलोकार्पिन देते हैं जिससे स्लाइवेशन तेज़ हो जाती है और जीरोस्टमिया ट्रीट हो जाता है। एक और सिंड्रोम होता है स्जॉर्गन सिंड्रोम, उसके अंदर हम पाइलोकार्पिन और सेविमिलिन का कॉम्बिनेशन देते हैं। ये एक ऐसा होता है सिंड्रोम होता है जिसके अंदर स्लाइवेशन भी नहीं हो रही होती और टेयरिंग भी नहीं हो रही होती है, ठीक है। यानी कि आपकी आइज़ भी ड्राई हो जाती हैं और आपके सिलिवरी ग्लैंड जो होते हैं उनकी भी सेक्रेशन नॉर्मल नहीं हो रही होती है। तो ये इस सिंड्रोम के अंदर पाइलोकार्पिन ये एक कह लें कि इसका एक सिग्निफिकेंट फीचर होता है पाइलोकार्पिन का। ये एमसीक्यूज़ के अंदर ये सिंड्रोम का नाम देकर पूछा जाता है कि इस एक पेशेंट को ये है, या ये पूछ लेंगे कि उसको प्रॉपर टेयरिंग नहीं हो रही और उसका सलाइवा भी कम है तो उसको कौन सी ड्रग देंगे, तो हम उसको पाइलोकार्पिन देंगे, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक है फॉर द पाइलोकार्पिन, ठीक है। उसके बाद है अगर अगर किसी पेशेंट को आपने एट्रोपिन दिया, मैंने कहा था कि एट्रोपिन और डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट होते हैं वो एक दूसरे के इन्वर्स में काम कर रहे होते हैं। तो अगर आपने किसी पेशेंट को एट्रोपिन दे दिया और उस एट्रोपिन की वजह से मिड्रियासिस हो गई, बहुत ही ज़्यादा डायलेशन हो गई है प्यूपिल्स की, तो उस डायलेशन को अब नॉर्मलाइज करने के लिए हम क्या देंगे, पाइलोकार्पिन देंगे। तो इसका मतलब यह है कि एट्रोपिन जो होगा उसके इफ़ेक्ट्स को रिवर्स करने के लिए हम क्या देंगे, पाइलोकार्पिन देंगे। एट्रोपिन की वजह से जो मिड्रियासिस हो रही थी उसको रिवर्स करने के लिए हम पाइलोकार्पिन देंगे जो कि मियोसिस कराती है। एक और ड्रग है जो कि आपकी लिपिन कॉर्ड में मेंशन नहीं है बट उसके अंदर है, कैट्सन के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज़ मैथाकुलिन। और मैथाकुलिन हम देते हैं एस्थमा के पेशेंट्स के अंदर, उनके डायग्नोसिस के अंदर, नॉट इन द ट्रीटमेंट बट प्योरली फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एस्थमा। क्योंकि ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर ऐसे लोग, फॉर एग्जांपल आपने दो बंदे बिठाए हैं, एक नॉर्मल है एक को एस्थमा है, तो अगर आप मैथाकुलिन ना एक नॉर्मल बंदे को देंगे ना तो उसके अंदर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन अगर हो भी जाएगी तो वो जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि वो उसको हार्म करे। लेकिन अगर आप एस्थमा के पेशेंट्स के अंदर मैथाकुलिन देंगे तो उसको क्या होगा, उसको स्वेयर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगी और उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इस वाले पेशेंट को एस्थमा है और इस वाले को पेशेंट को एस्थमा नहीं है। तो ये डायग्नोसिस के अंदर यूज़ होती है, एस्थमा के पेशेंट्स के डायग्नोसिस के अंदर यूज़ होती है, नॉट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द एस्थमा और सीओपीडी। ठीक हो गया, मैथाकुलिन का ये यूज़ है। और इसके बाद जी ये वही एम3 रिसेप्टर्स हमें पता है हमारे एयरवेज के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ब्रोंकियल प्रोवोकेशन कराते हैं और ये एस्थमा के डायग्नोसिस में यूज़ होते हैं। तो ये क्योंकि स्वेयर ब्रोंकोस्पैज्म करा रहे हैं तो फिर हमें जब हमने देना है ये वाला जब आप मैथाकुलिन दे रहे होंगे तो उसके साथ आपको उसका कोई एंटीडोट भी रखना है ताकि वो पेशेंट जिसको एस्थमा है उसका डायग्नोसिस तो हो जाएगा लेकिन ऐसा ना हो कि उस बेचारे को इतना ब्रोंकोस्पैज्म हो जाए कि वो बिल्कुल ही गुजर जाए। तो उसके लिए फिर आपको फ़ौरन से साथ एंटीडोट रखना पड़ता है ताकि आप मैथाकुलिन के इफेक्ट को रिवर्स कर सकें और पेशेंट को रिकवर कर लें। उसके बाद ये जी क्वेश्चन हैं कि एक पेशेंट है उसको यूरिनरी रिटेंशन होगी आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी। तो यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हम पता चल गया कि उसको यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। तो विच स्ट्रेटजी वुड बी हेल्पफुल इन प्रमोटिंग द यूरिनेशन। तो आपने निकोटिनिक रिसेप्टर्स, क्योंकि ब्लैडर के अंदर तो निकोटिनिक रिसेप्टर का कोई काम नहीं है तो ये भी क्रॉस हो गया, ठीक है। इनहिबिटिंग द रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन जो है वो उसका वो इसलिए इसके अंदर नहीं आएगा क्योंकि हमने कहा था कि एसिटाइलकोलिन जो है वो थेराप्यूटिकली या वो क्लिनिकली इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इनहिबिटिंग द कोलिनेस्टेरेज एंजाइम, यानी कि हमने एक ऐसी ड्रग देनी है या ऐसा एगोनिस्ट देना है जो कि कोलिनेस्टेरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। तो जब कोलिनेस्टेरेज एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो उससे क्या होगा, ये इनहिबिशन हो गई, उससे क्या होगा कि कोलिनर्जिक जो ड्रग होगी ना उसका इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा, उसकी अमाउंट ज़्यादा होगी तो उसका इफेक्ट ज़्यादा आएगा। जब उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा तो वो ब्लैडर को अपने आप ही क्या कर देगा, उसके स्मूथ मसल्स को
कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिससे क्या होगी, यूरिनेशन हो जाएगी। और ब्लॉकिंग द मस्कुलिनिक रिसेप्टर, तो हमने मस्कुलिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक तो नहीं करना, क्योंकि उनको ब्लॉक करेंगे तो क्या होगा, मज़ीद कॉन्ट्रैक्शन होगी नहीं ब्लैडर की, और यूरिनरी रिटेंशन जो होगी वो और वर्स हो जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, कि हमें एक ऐसी ड्रग देनी है जो कि कोलिनेस्टेरेज एंजाइम को इनहिबिट करे, ताकि कोलिनर्जिक ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़े, और उससे क्या होगा, उससे यूरिनरी रिटेंशन जो है वो ट्रीट हो जाएगी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स थेरापेटिकली इम्प्रूव द एस्थमा सिम्टम्स। अभी हमने कहा था कि जो बेथेनिकॉल, इसको हमने नहीं देना, क्योंकि वो यूरिनेशन और उसके अंदर जीआई की मोटिलिटी को ट्रीट करने के लिए यूज़ हो रही थी, हमने उसके थेरापेटिक यूजेस के अंदर पढ़ा था। ठीक है, तो बेथेनिकॉल जो है ये यूरिनेशन और गट की मोटिलिटी के अंदर यूज़ हो रही थी, तो ये तो निकल गई। ठीक है, ये भी नहीं हो सकती। पाइलोकार्पिन जो है वो हमें पता है कि वो किस लिए यूज़ होती है, वो ग्लूकोमा को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है, तो इस वजह से वो भी हम एस्थमा के पेशेंट को नहीं देंगे। ठीक है, उसके बाद है पायरिडोस्टिगमीन जो होती है, ये भी हमने क्योंकि ड्रग पढ़ी नहीं है, तो अभी हम इसके यूजेस बाद में पढ़ेंगे, तो ये भी एस्थमा के पेशेंट्स के लिए यूज़ नहीं होगी। एट्रोपिन जो होगी वो हम इसलिए देंगे ताकि वो क्या कराए, क्योंकि जो एट्रोपिन होती है वो जाके ब्लॉक करती है मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स को। तो हमें पता है कि मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं वो तो क्या कर रहे होते हैं, वो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहे होते हैं, और हमें कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं चाहिए अस्थमा के पेशेंट्स के अंदर। तो इस वजह से क्या होगा, हम ऐसी ड्रग देंगे जो कि कोलिनर्जिक एगोनिस्ट जो है उनके इफेक्ट्स को कैंसिल करते। तो एट्रोपिन जो भी वो हम देंगे इन पेशेंट्स के अंदर। आगे ऑप्थेल्मिक सर्जरी हो रही है किसी पेशेंट की, और उसके पिपल्स जो हैं, हम उसके पिपल्स को डायलेट करना चाह रहे हैं फॉर आई एग्जामिनेशन, तो विच ड्रग इज़ थ्योरेटिकली यूजफुल। मस्कुलिनिक रिसेप्टर जो होंगे वो हम देंगे तो क्या होगा, उससे तो मियोसिस होगी ना, तो हमें मियोसिस नहीं चाहिए, हम पिपल्स को डायलेट करना चाह रहे हैं। पाइलोकार्पिन भी हम नहीं देंगे, क्योंकि वो किसके अंदर यूज़ हो रही है, वो तो ग्लूकोमा के अंदर यूज़ हो रही है। ठीक है, तो वो भी हम नहीं देंगे। न्यूस्टिगमिन जो है ये एक इनडायरेक्ट, ये भी बल्कि इंक्रीज़ करती है पैरासिम्प या कोलिनर्जिक ड्रग्स के इफेक्ट को, तो ये भी हम नहीं देंगे। हम तो चाह रहे हैं कि पिपल्स डायलेट हों, तो उसके लिए हम कौन सी ड्रग देंगे, मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट, दैट इज़ एट्रोपिन। तो ये जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, बाकी तीनों नहीं होंगे। उसके बाद है अ 60-year-old फीमेल अंडरवेंट द रेडिएशन थेरेपी फॉर नेक कैंसर, और उसको क्या होता है, उसको जीरोस्टमिया हो गया। ठीक है, तो जीरोस्टमिया हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि जिस भी पेशेंट को जीरोस्टमिया होगा या सिजोरियन सिंड्रोम होगा, जिसके अंदर सलाइवेशन भी नहीं हो रही होती और टेयरिंग भी नहीं हो रही, तो उसको हम पाइलोकार्पिन देते हैं। तो ये जो जीरोस्टमिया की कंडीशन है या वो सिजोरियन सिंड्रोम है, ये तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट पता होना चाहिए कि इसके अंदर पाइलोकार्पिन ही हम देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एक्शंस एंड क्लिनिकल यूजेस ऑफ मस्कुलिनिक कोलिनर्जिक एगोनिस्ट इंक्लूड विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो उन्होंने आपसे पूछा ये है कि कोलिनो रिसेप्टर्स एगोनिस्ट की कौन कौन सी यूजेस हो सकता है, जो कि इन ऑप्शन में से करेक्ट होगा। ब्रोंको डायलेशन नहीं होती, हमें पता है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं कोलिनो रिसेप्टर्स एगोनिस्ट होते हैं। मियोसिस कराते हैं, गट की मोटिलिटी कुछ कम नहीं करते बल्कि ज़्यादा करते हैं। ठीक है, और न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन का इसके अंदर कोई रोल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, मियोसिस कराते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे होता है ना कि एंटी कोलिनो रिसेप्टर्स या कोलिनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या कोलिनो रिसेप्टर्स इनहिबिटर्स, तो उसके अंदर फिर यहाँ पे मिड्रियासिस होता है, क्योंकि वो डायलेशन कराते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद जी नेक्स्ट ये इसकी रिवीजन है। एस्टाइलकोलिन हमने पढ़ा था, मस्कुलिनिक और निकोटिनिक दोनों इफेक्ट होते हैं। बिथेनिकॉल का हमने कहा था कि इसका सिर्फ MBA हमने पढ़ा था कि ये इसका हमने निमोनिक साथ किया था MBA, तो बिथेनिकॉल सिर्फ मस्कुलिनिक पे इफेक्ट काम करता है, कार्बाकॉल जो होता है ये दोनों पे काम करता है। पाइलोकार्पिन जो होता है इसका भी हमने MPA से याद रखा था कि ये भी सिर्फ मस्कुलिनिक पे काम करता है, और मेथाकोलिन भी सिर्फ मस्कुलिनिक पे काम करता है। और आगे इनके यूजेस जो हैं वो हमने पढ़ा था कि जो पाइलोकार्पिन है ना उसका तो मेन है आइज़ के अंदर है, और दूसरा उसका जीरोस्टमिया, ये आपको बार बार MCQs के अंदर है कि जीरोस्टमिया पेशेंट को, उसको सिजोरियन सिंड्रोम है, उसको कौन सी ड्रग देंगे, पाइलोकार्पिन ही देंगे। ठीक है,
उसके बाद कार्बाकोल जो है ये आइस के अंदर, यूरिन इसके अंदर, और बिथेनिकोल। जिस तरह ये है ना कि पाइलोकार्पिन जीरोस्टोमिया के लिए यूज़ होती है और ऑप्थेल्मिक सर्जरीज के अंदर, इस तरह बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये पता होना चाहिए कि जो बिथेनिकोल है ना, इसके सिर्फ दो ही यूजेस हैं। एक यानी कि दोनों ही आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं बिथेनिकोल जिन सिस्टम्स पे काम करती है, एक आपका यूरिनरी है और एक आपका जो है वो गट का है, ठीक है। तो दोनों जो है ना, इन दोनों को इनकी मोटेलिटी को ज़्यादा करने के लिए या इनके फंक्शंस को इन्हांस करने के लिए बिथेनिकोल यूज़ होगी। तो ये जो दोनों है ना, ये तो आपने लाजमी याद रखनी होती है, एमसीक्यूज़ में बार बार आती हैं। आगे मेथाक्विलिन का बार बार बताया कि इसने सिर्फ डायग्नोसिस के अंदर यूज़ होना है, इसने ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ नहीं होना। ठीक हो गया। बाकी ये जो आगे अगर आप ये याद रख लेंगे ना कि ये किस सिस्टम पे काम कर रही हैं, और आपने दूसरी चीज़ ये याद रख लेनी कि पैरासिम्पथेटिक सिस्टम जो है वो जब एक्टिवेट होता है तो फिर इन वाले ऑर्गन्स, इन वाले टिश्यूज़ के अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं। तो आपने अपने आप आपने अगर ये पता है ना कि बिथेनिकोल जो है वो यूरिनरी ट्रैक पे काम करी है, और आपको ये पता होगा कि बिथेनिकोल एक पैरासिम्पैथोमाइमेटिक है, तो आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा कि पैरासिम्पैथोमाइमेटिक क्या ही कर लेंगे, वो जो है वो क्या करेंगे, यूरिनरी जो इनकॉन्टिनेंस होती है, जो यूरिनरी रिटेंशन होती है उसको ट्रीट करेंगे, यानी कि यूरिनेशन को ज़्यादा करेंगे। इसी तरह अगर आपको बता देंगे ना कि जी एक ड्रग है पाइलोकार्पिन और वो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है और वो आइस पे काम करे, तो आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा कि आइस के अंदर तो वो मियोसिस कराते हैं, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक जो होते हैं, जो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं वो मियोसिस कराते हैं, तो या इंट्राक्रैनियल प्रेशर को कम करते हैं। तो बस आपने जनरल बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी ड्रग किस वाले टिश्यूज़ या किस वाले ऑर्गन पे काम कर रही है। आपको अगर ये पता होगा ना कि पैरासिम्पथेटिक सिस्टम का इस ऑर्गन पे ये इफेक्ट आता है, तो आपने वही वाला इफेक्ट लिख देना आगे, आगे उसकी डिटेल आपको खुद ही पता चल जाएगी कि अगर बिथेनिकोल जो है वो इस पे काम करी है तो ये वाला इफेक्ट आएगा, पाइलोकार्पिन अगर आइस पे काम करी है तो ये वाला इफेक्ट आएगा, सिंपल। अच्छा, ये डायरेक्ट एक्टिंग हो गए हमारे। उसके बाद जी नेक्स्ट है